अभी समय है 2 मिनट में देश विदेश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेट हो जाएंगे। मुर्शिदाबाद की हिंसा पर यूपी में सियासी फाइट देखने को मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ममता दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल में बीजेपी हिंसा करवा रही है और समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के साथ है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को सचिन पायलट ने बदले की राजनीति बताया और इसे सरकार प्रायोजित उत्पीड़न कहा। इस मामले के विरोध में कल कांग्रेस देश भर में ईडी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जज ने जमानत तो दे दी, लेकिन ऐसी टिप्पणी क्यों करते हैं? ऐसे मामलों में जज को अधिक सावधान रहना चाहिए। कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट के जज ने रेप के एक मामले में टिप्पणी की थी। कहा था कि महिला ने मुसीबत को आमंत्रित किया है, इसके लिए वो स्वयं भी जिम्मेदार है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 2024 की आतंकी साजिश के मामले में एक पाकिस्तानी हैंडलर समेत 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ये मामला जम्मू के पुंछ में हथियारों और गोला बारूद की बरामदगी से जुड़ा है, जिसमें अब्दुल अजीज, मुनव्वर हुसैन और नाजिर हुसैन पर मामला दर्ज है। गोवा पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की बरामदगी की है, जिस पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने पुलिस की तारीफ की। गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोरमुगांव के पास कार्रवाई करते हुए करीब 43 करोड़ की कोकेन जब्त की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली सरकार ने आज साफ किया कि राजधानी में कोई भी ऑटो या स्कूटर फिलहाल बंद नहीं होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली के लिए ईवी पॉलिसी पर मंथन चल रहा है और फिलहाल कोई ऑटो बंद नहीं होगा। साथ ही बिजली मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी और इसे लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार पर ध्यान न दिया जाए। आज सरकार ने मार्च महीने की थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जो पिछले 4 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। मार्च महीने में थोक महंगाई दर घटकर 2.05% पर आ गई है, जबकि जनवरी महीने में ये 2.38% दर्ज की गई थी। रोजाना की जरूरत के सामान की कीमतों के घटने से महंगाई दर में कमी आई है। आज सोने की कीमत 50 रुपए बढ़कर 96,450 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। इस दाम के साथ सोना अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी भी 2,500 रुपए बढ़कर 97,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने घोषणा की है कि वहां पर अब हर वर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस मनाया जाएगा। मेयर ऑफिस में इंटरनेशनल मामलों के उपायुक्त दिलीप चौहान ने जानकारी दी। यूएन में बाबा साहेब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श सीमाओं और शहर से परे हैं। अब बात उस हिंसा की जिसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को हिला दिया। ये कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि ठंडे दिमाग से सोची समझी साजिश थी। इस साजिश में कई चौंकाने वाली बातें अब सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद की यह हिंसा एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा थी। चिंगारी को हवा दी तुर्की ने, आग में घी डाला बांग्लादेश ने और लपटे उठी मुर्शिदाबाद ने। सरल शब्दों में कहें तो द बर्निंग मुर्शिदाबाद वाली इस फिल्म को तुर्की ने स्पॉन्सर किया, डायरेक्शन बांग्लादेश ने किया और एक्शन मुर्शिदाबाद में दिखा। जांच एजेंसियों ने जब इस हिंसा की तह में जाकर साजिश की परतें खोली तो पता चला कि इसकी तैयारी पिछले 3 महीने से चल रही थी। टारगेट पर रामनवमी का पर्व था, लेकिन जैसे ही वक्त कानून को लेकर विरोध की भनक मिली तो हिंसा की स्क्रिप्ट का प्लॉट बदल दिया गया। इस पूरे मामले में सूत्रों से और भी कई हैरान करने वाली जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 महीने पहले से हिंसा की साजिश रची जा रही थी। तुर्की से हिंसा के लिए फंडिंग हुई। इस साजिश में बांग्लादेश का आतंकी संगठन अंसारुल बांग्ला भी शामिल है। अंसारुल बांग्ला से जुड़े 2 आतंकी मुर्शिदाबाद आए थे। मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश जैसी हिंसा और लूट की साजिश थी। हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए युवाओं को प्राथमिकता दी गई ताकि पथराव के बाद वो भाग सकें। ज्यादातर हमलावरों का चयन मदरसों से किया गया। तुर्की से जो पैसे आए थे उनमें से हर हमलावर को 500 रुपए दिए गए। पश्चिम बंगाल के मालदा में आम के बगीचों में 3 महीने तक हमलावरों को ट्रेनिंग दी गई। वहां केले के पेड़ों पर गला काटने की ट्रेनिंग भी दी गई। हमलावरों को टारगेट दिया गया कि वो रेल पटरियों और सरकारी संपत्तियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। हैरान करने वाला फैक्ट ये भी है कि इस हमले में हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए कहा गया।
तुर्की ने इस हिंसा को स्पॉन्सर किया और बांग्लादेश ने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। मकसद सिर्फ एक था, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमला और बड़े पैमाने पर नुकसान। निर्देश साफ थे कि जो जितने बड़े पैमाने पर नुकसान करेगा उसे उतना ही इंसेंटिव मिलेगा। हिंसा की वजह से अब तक मुर्शिदाबाद से 400 से 500 हिंदू परिवारों के पलायन का दावा भी किया जा रहा है। पीड़ित हिंदुओं का कहना यह है कि वो मुर्शिदाबाद में रहते तो बच नहीं पाते, वहां उन्हें डर लगता है। यानी ये परिवार दर्द और डर के साथ जीने को अब मजबूर है। जान বাঁচিয়ে এসেছে, আমাদের টাকা পয়সা লুটে নিয়েছে, আমাদের ইজ্জতও আর লুটতে চাইছে। কি অবস্থা, সব বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, গলায় হেসা লাগিয়ে দিয়েছে। हम लोगों को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए और परमानेंट सेंट्रल फोर्स का सुरक्षा चाहिए, कैंप चाहिए यहाँ पर। যাবার তো কোনো রাস্তা নাই, এখানেই আছি এখন। তারপরে দেখা যাবে কোথায় শান্তি হলে হবে কি হবে না। छह 7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है। कुछ हमको दीजिएगा प्रशासन ने तो हम दुकान खुल पाएंगे, नहीं तो हमारा जो बाल बच्चा है भूखा मर जाएगा सर। ये पूरा जो मामला है, इसका जो पैसा है वो टार्की से आया था। ये जो अटैक प्लान किया गया था, करीब 3 महीना पहले ये अटैक प्लान किया गया था, जहां पे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि करीब 200 से 300 लोगों को ऐसे मुर्शिदाबाद के अलग अलग जगह पे आम के जो बगीचे हैं उनके अंदर ट्रेन किए गए थे। मुर्शिदाबाद की हिंसा ने सैकड़ों परिवारों की छत छीन ली है। उन लोगों की घर की उम्मीद धुएं में उड़ चुकी है और जमीन पर सिर्फ राख बची है। जिन्होंने ये आग लगाई ना तो उन्हें कोई शर्म है और जिन्होंने इस आग को हवा दी ना उन्हें कोई पछतावा। अगर कुछ है तो सिर्फ सियासी फाइट। मुर्शिदाबाद की आग से हर कोई अपने एजेंडे की मशाल को रोशन करने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरे स्टेट से आता है, हिंदू लोग हिंदी से बात करते हैं और मुस्लिम वाला मेकअप में घूम रहा है, तो वो लोग अगर कुछ कर दे तो फिर वो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। और जिस तरीके का स्थिति मुर्शिदाबाद जिले में दिखा गया, भारत के पार्टीशन के बाद कभी पश्चिम बंगाल में इस तरीके की स्थिति हमने नहीं देखी है। नहीं, कोई घर छोड़कर नहीं जाए, सब घर वापस आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी हो रहा है, हम लोग एक साथ सब मिल करके अपना जो पहले जो हम लोग थे वैसे ही रहेंगे। 100 কোটি টাকার প্রপার্টি নষ্ট করেছে হিন্দুদের, এটা লাস্ট লড়াই আমি বলে গেলাম। People were killed. Police were not present. Despite repeated requests from the villagers, for 4 to 5 hours, police allowed the rioters to do this mayhem. इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। अस्पताल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामजरगा की घटना की चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं, सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। सारे सीमावर्ती जिले पे एंटी इंडियन प्रोपगेशन चल रहे हैं, आज से नहीं, पिछले 8 साल से। इस हिंसा में बांग्लादेश की भूमिका इसलिए भी संदिग्ध मानी जा रही है क्योंकि वहां के कुछ कट्टरपंथी संगठनों को भारत में वक्फ कानून लागू होने पर मिर्ची लगी है। एक ऐसा मुद्दा जिसका बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां के कट्टरपंथी संगठन जबरदस्ती इस मुद्दे को गले लगा रहे हैं। उनकी हालत कुछ ऐसी है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बांग्लादेश के इस नफरती दीवाने का नाम है मौलाना ममनुल हक, जो इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन खिलाफत मजलिस का मुखिया है। उसने ऐलान किया है कि 23 अप्रैल को ढाका में वो वक्फ कानून के खिलाफ भारतीय दूतावास तक विरोध मार्च निकालेगा। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो आपने आज किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा होगा या फिर किसी ने आपको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड किया होगा। वीडियो ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर का है, जहां 13 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे जब मंदिर के सेवादार शिखर ध्वज को उतारने की प्रक्रिया में थे, तभी एक चील ध्वज को अपने पंजों में लेकर उड़ गई। मंदिर के आसपास काफी देर तक उस चील को उड़ते देखा गया। पंजों में जकड़े ध्वज के साथ उस चील ने मंदिर के शिखर के कुछ चक्कर लगाए और उसके बाद वो समंदर की तरफ उड़ गई। इस घटना ने भगवान जगन्नाथ के तमाम भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
किसी ने इसे शगुन अपशगुन से जोड़कर देखा, तो कई लोग इसे रहस्यमयी घटना मान रहे हैं। हालांकि जगन्नाथ मंदिर का ये ध्वज हमेशा से विज्ञान को चुनौती देता रहा है। इससे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। उनके बारे में बताने से पहले आपको इस घटना की एक न्यूज रील दिखाते हैं। झंडा का जो पक्षी जो है ईगल पक्षी लेके निकल गया और चारों तरफ घुमा, इसको परिक्रमा किया। इसका अर्थ है कि भारतवर्ष के लिए विपद है, ये स्पष्ट है। ये किसके अलौकिक का बात नहीं है, ये धर्म का जो मैंने धर्मांतरण का लोग का विश्वास में है। ध्वजा उड़ के विभिन्न जगह में जितने हमारा बन्या बत्या होता है, साइक्लोन होता है, इधर में अब ध्वजा उड़ के चला जाता है। ये जो घटना है इसमें वो पक्षी नीलाचक्र में बैठा नहीं था, वो सिर्फ मंदिर में कहीं बैठा था जहां वो पतितपावन बाना गिर गया था लोग चुनरा सेवक के हाथों से। डरने की कोई बात नहीं है। हमारे मन में ये भी रहना नहीं चाहिए कि कोई अनहोनी होगा। भारत के 4 धामों में एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज। इस ध्वज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये एक दिशा में लहराता है, फिर चाहे हवा किसी भी दिशा में बह रही हो। इस बात से वैज्ञानिक भी हैरान है, क्योंकि ये भौतिकी के सिद्धांत को सीधे तौर पर चुनौती देता है। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हर दिन बदला जाता है। इसे बदलने के लिए मंदिर का पुजारी हर रोज 45 मंजिल जितनी ऊंचाई पर चढ़ता है। मान्यता यह है कि अगर किसी दिन मंदिर का ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर को 18 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि पुराना ध्वज नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है, इसलिए अगले दिन उसकी जगह नया ध्वज लगाना अनिवार्य है। एक कथा भी इसमें प्रचलित है। एक बार किसी श्रद्धालु ने अपने सपने में देखा कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ध्वज फट गया है और इसके बाद पुजारियों को वो ध्वज उसी हालत में मिला। इसीलिए हर दिन नया ध्वज लगाने की परंपरा भी शुरू हो गई। जो लोग इस घटना को शगुन अपशगुन से जोड़कर देख रहे हैं, उनका तर्क यह है कि 2020 में जब मंदिर के ध्वज पर बिजली गिरी थी तो उसके बाद पूरे विश्व को कोरोना महामारी का सामना करना पड़ा था। हालांकि मंदिर के शिखर पर हर दिन नया ध्वज लगाना कोई आसान काम नहीं है। जगन्नाथ मंदिर का शिखर करीब 65 मीटर ऊंचा है और यह मंदिर समंदर के बिल्कुल पास है, जिसकी वजह से वहां अक्सर तेज हवाएं चलती रहती हैं। ध्वज काफी बड़ा होता है, इसलिए उसे शिखर पर बांधना भी एक बड़ी चुनौती है। मंदिर की ऊंची दीवार पर चढ़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ध्वज बदलने वाले व्यक्ति को बिना किसी सहारे के ऊपर चढ़ना पड़ता है। ध्वज बदलने वाले को यह काम बचपन से ही सिखाया जाता है। आज आपके लिए 1-2 नहीं बल्कि 7 अपडेट्स तैयार हैं। 5 पॉलिटिकल, 1 सुप्रीम कोर्ट से और 1 बाजार की खबर, यानी फाइल थोड़ी मोटी है आज। सबसे पहले आपको आज की धमाकेदार खबर बताएंगे। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट दाखिल कर दी है। फिर जमीन सौदे में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से सवाल किए हैं, उनकी बारी आ गई है। ये भी जानेंगे कि राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ ईडी ने छापे क्यों मारे। दिल्ली में बिहार चुनाव पर तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने क्या संदेश दिया, ये भी जानना जरूरी है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन और विधायक इंद्रजीत सरोज का मंदिर वाला विवाद आपको बताएंगे। एक अपडेट शेयर मार्केट का रहेगा, जहां आज दिन भर हरियाली छाई रही। सुप्रीम कोर्ट से भी रिपोर्ट है, जहां बाल तस्करी मामले में यूपी सरकार को फटकार पड़ी है। शुरुआत आज के सबसे बड़े पॉलिटिकल धमाके के साथ, जिसका फोकस गांधी परिवार पर है। नेशनल हेरल्ड केस जो इस वक्त विमर्श का विषय बना हुआ है, इसी केस में ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं के नाम हैं। हम आपको उसी चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज का एक हिस्सा दिखा रहे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट 9 अप्रैल को दाखिल की गई। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम है। इनके अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के साथ यंग इंडियन कंपनी का जिक्र है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा सहित अन्य आरोपी इस मामले में जमानत पर हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत अब आरोप तय करने पर फैसला करेगी। 25 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। ईडी ने अपनी जांच के आधार पर 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का दावा किया है। एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
चार्जशीट में दावा यह है कि यंग इंडियन के माध्यम से एजेएल की संपत्तियों को गलत तरीके से हासिल किया गया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र भी है। ईडी ने एजेएल और यंग इंडिया के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में की है। आरोप है कि करोड़ों की कीमत वाली ये प्रॉपर्टी अपराध से कमाए गए पैसों से खरीदी गई। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ भी हो चुकी है। आरोप यह है कि 2010 में एक आपराधिक साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने की योजना बनाई गई। एजेएल के 99% शेयर यंग इंडियन नाम की निजी कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में ट्रांसफर किए गए। दरअसल कांग्रेस ने एजेएल को 90.21 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसे बाद में 9 करोड़ शेयरों में बदलकर यंग इंडियन को मात्र 50 लाख में दे दिया गया। 2017 में इनकम टैक्स विभाग ने पाया कि यंग इंडियन ने एजेएल की संपत्ति को लेकर 414 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी की। वैसे इस पूरे मामले में आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भूमिका अहम थी, क्योंकि यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कुल 76% की हिस्सेदारी थी। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ था। गांधी परिवार के खिलाफ चार्जशीट से कांग्रेस में खलबली मच गई है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने पोस्ट लिखी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र को बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश का हिस्सा बताया। कांग्रेस ने इसका आरोप पीएम मोदी और गृह मंत्री पर लगाया और यह कहा कि पार्टी चुप नहीं बैठेगी। कल कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन भी करेगी। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं। उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आप लोग लड़ाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं। सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज़ हुई है, जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है। सोनिया गांधी के खिलाफ जहां ईडी की चार्जशीट पर माहौल गर्म है, तो आज उनके दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी ईडी के रडार पर रहे। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने आज जमीन डील के मामले में करीब 6.5 घंटे तक पूछताछ की। वो पैदल ही अपने घर से ईडी के दफ्तर पहुंचे। वाड्रा के घर से ईडी ऑफिस करीब 2 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि 8 अप्रैल को भी उनको तलब किया गया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए थे। दूसरे समन पर वो आज ईडी के सामने पेश हुए। आरोप यह है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2007 में गुरुग्राम में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी। एक साल बाद 2008 में यही जमीन 58 करोड़ में बेच दी। इस डील के जरिए वाड्रा को कुछ ही समय में अच्छा खासा मुनाफा हुआ। आरोप है कि डील में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल हुआ, जिसकी ईडी छानबीन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक उनसे पूछा गया कि खेती की जमीन का लैंड यूज कैसे बदला गया, उसे कैसे कमर्शियल बनाया गया। एक सवाल यह भी था कि लैंड यूज बदलवाने में किसने मदद की। ये मामला उस वक्त का है जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम हुआ करते थे। उनसे भी इसे लेकर पूछताछ हो चुकी है। आज जब पूछताछ के लिए वाड्रा को बुलाया गया तो उन्होंने सफाई दी। वाड्रा का कहना है कि अब तक उनको 15 बार समन भेजा जा चुका है और हर बार 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। मैंने 23,000 दस्तावेज सौंपे। इस केस में कुछ भी नहीं है, ये राजनीतिक बदले से की गई कार्रवाई है। मैं जब भी राजनीति में आने की इच्छा जताता हूं, ये लोग पुराने मुद्दे लेकर आ जाते हैं। आठ अप्रैल साल 2025 के लिए भी रॉबर्ट वाड्रा को सम्मन किया गया था ईडी की तरफ से, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा इस सम्मन पर पेश नहीं हुए और उसके बाद आज के लिए ये सम्मन किया गया। और ये देखिए, इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा अपनी गाड़ी से निकलते हुए साफ तौर पर ईडी दफ्तर से देखे जा सकते हैं। आज तकरीबन 6.5 घंटे रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई। Misuse of the agencies. What is the reason that you are? I have no idea. I'm going to talk to them. After 5 years, they've gotten up because I speak for the minorities, because I speak for the people of the country,
and because I even think of coming into politics, they misuse the agencies to try and stop me. उनके पास कागजात हैं ईडी के पास, उसके आधार पर वो क्या कार्रवाई करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के मामले में कभी कार्रवाई होती है, कभी नहीं होती है, तो लुका छिपी का खेल चल रहा है ईडी का। 7.5 करोड़ रुपए कैसे 58 करोड़ बने, इसी पे पूरी जांच हो रही है। अब ये तो वाड्रा जी ही समझा सकते हैं कि क्यों इसको वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यदि 7.5 करोड़ रुपए 58 करोड़ आसानी से कानूनी रूप से किए जा सकते हैं, तो फिर उनको कोई घबराने की बात ही नहीं। जयपुर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के कुल 19 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। आय से अधिक मामले में खाचरियावास के घर रेड मारी गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां पहुंच गए। जयपुर के सिविल लाइंस में उनके आवास पर हंगामा खड़ा हो गया। समर्थकों ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान समर्थकों की पुलिसकर्मियों से बहस भी हो गई। ये मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली PACL यानी पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हुए 48,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईडी से मिली जानकारी के मुताबिक प्रताप सिंह खाचरियावास और उनके परिवार के लोगों के नाम पर PACL में हुए घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था। चिटफंड कंपनी PACL को शेयर बाजार पर नजर रखने वाली संस्था सेबी पहले ही बैन कर चुकी है। उस पर गैर कानूनी तरीके से करीब 6 करोड़ निवेशकों से 49,000 करोड़ वसूलने का आरोप है। कंपनी पर राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम समेत कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक इस केस में प्रताप सिंह खाचरियावास की भागीदारी करीब 30 करोड़ की बताई जा रही है। ईडी के छापे में खाचरियावास भड़के हुए हैं। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी है कि सरकारें बदलती रहती हैं, मुझे सबका इलाज करना आता है। ये जो आप देख सकते हैं ये कार्रवाई, ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है, क्योंकि ये प्रताप सिंह खाचरियावास है, कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व जो है कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इनके सिविल लाइंस, वैशाली और बनी पार्क स्थित आवास पर अभी भी जो है छापेमारी जो है ईडी की टीम की तरफ से लगातार जारी है। ये कोई भी आ सकता है, सर्च कर सकता है, हम पूरा सर्च करवाएंगे, पूरा कॉपरेट करेंगे। इन्होंने सिर्फ हमें नोटिस दिया परमिशन सर्च का, किसी कंपनी से लेकर हमसे कोई सवाल नहीं है। पहले सकते हैं टारगेट, कोई राइट है, देखो सब बीजेपी की सरकार सबको टारगेट करी तो मुझे भी करें। यदि ईडी ने प्रताप सिंह जी पर कोई कार्रवाई की तो हम जयपुर जाम कर देंगे और भाजपा को बता देंगे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कम नहीं है। हर की आवाज प्रताप सिंह खाचरियावास है, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, कैसा भी व्यक्ति हो, हर आदमी सरकार को झुकाना भी जानते हैं। और एक अपडेट बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जिस पर दिल्ली में मंथन हुआ। बिहार में चुनाव से पहले आज दिल्ली में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। तेजस्वी के साथ आरजेडी के सांसद मनोज झा और संजय यादव भी पहुंचे। ये मीटिंग इसलिए अहम रही क्योंकि पटना में महागठबंधन की बैठक से पहले तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने दिल्ली बुलाया। मसला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि सीएम फेस का भी है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस ने कड़ा रुख दिखाया है। ऐसे संकेत हैं कि कांग्रेस बिहार में बैकफुट नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर राजनीति करेगी। पहले लालू यादव के दरबार में मसला सुलझाया जाता था, अब दिल्ली दरबार से फैसला होगा। हमारे संवाददाता रुपेश कुमार को सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस अब आरजेडी के साथ अपनी शर्तों पर मोल भाव के मूड में है। कांग्रेस को बिहार में 70 से कम सीट स्वीकार नहीं है। 2020 में भी पार्टी इतनी ही सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जिताऊ सीट वाली नई शर्त रख दी है, यानी वो ऐसी सीटों का चुनाव करेगी जहां जीतने की संभावना ज्यादा है। कांग्रेस के नेताओं ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सीएम का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा, जबकि आरजेडी अभी से तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। ऐसे में जब दिल्ली दरबार में कोई फैसला नहीं हुआ तो जेडीयू और बीजेपी ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया। लोगों की, हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है। कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हमारे विरोधी एनडीए बेचैन क्यों है? एनडीए पहले अपनी पार्टी और अपने गठबंधन की चिंता करे। वहाँ तो कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है।
अब कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ स्थान प्राप्त करना चाहती है, जो आरजेडी को कमजोर करके ही साबित की। और बैठक बहुत ही सफलतापूर्वक बैठक हुई है और अच्छी शुरुआत है, बैठक होना चाहिए। इसलिए दोनों का बेमेल गठबंधन है, दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने में अपना अंदर का एजेंडा रखे हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी नेताओं के विवादित बयान की बात, आस्था पर चोट करना, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना एक राजनीतिक फैशन बनता जा रहा है और इस राजनीतिक फैशन के नए नए डिजाइनर भी अपनी भाषा का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ है सांसद रामजीलाल सुमन, जिनका राणा सांगा वाला चैप्टर अब तक क्लोज नहीं हुआ है, तो दूसरे हैं इसी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज। रामजीलाल सुमन के राणा सांगा वाले चैप्टर में मंदिर और मठ वाला एंगल जुड़ गया है। उन्होंने इस बार मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ का दावा किया है। यूपी के मंजनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज, जो उनसे भी आगे निकल गए, इनका सवाल है कि जब मुस्लिम आक्रांता मंदिरों को नष्ट कर रहे थे तो देवी देवताओं ने रोका क्यों नहीं? क्या वो कमजोर थे? पहले आप इन दोनों का बयान सुनिए, फिर इस पर जारी सियासत आपको दिखाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उससे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना का बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गर्दे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते हैं और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। अब तक तो रामजीलाल सुमन पर बयानों की फायरिंग हो रही थी। इस बार इंद्रजीत सरोज को लेकर सियासी तापमान ज्यादा बढ़ा हुआ है। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए तमाम चीज़ें कर रही है। समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया है। धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, संस्कृति का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। इस पर अनावश्यक टीका टिप्पणी उचित नहीं है। अगर तुम्हारी हिम्मत हो, तुम्हारी औकात हो, तो इस्लाम धर्म पर बोल करके देखो, गर्दन जाएगा तुम्हारा कट। तुझको हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, तेरा किराया भाड़ा मैं दे दूंगा और तू पाकिस्तान जा। समाजवादी पार्टियों को, मठ मंदिरों को पच नहीं रहे हैं। और पॉलिटिकल अपडेट के बाद चलते हैं शेयर मार्केट। कल की छुट्टी के बाद आज जब शेयर बाजार खुला तो सब कुछ हरा हरा दिखने लगा। रॉकेट की तरह शेयर बाजार चढ़ता चला गया। सारे सेक्टर हरे निशान पर दिखते रहे। सेंसेक्स 1577 अंक ऊपर 76,735 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 500 अंकों की बढ़त के साथ 23,328 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आज ये तेजी क्यों रही, ये आपको आइए बताते हैं। बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह ट्रंप की उस टिप्पणी को माना जा रहा है जिसमें उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर को टैरिफ से अस्थायी छूट देने की बात कही। इस बयान के बाद ऑटो सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी दिखाई दी। वैश्विक बाजारों में भी ट्रंप की टिप्पणी के बाद पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट्स में तेजी रही, लेकिन भारतीय बाजार का प्रदर्शन एशियाई बाजारों में सबसे बेहतर रहा। तीसरी वजह है सेंसेक्स में शामिल ज्यादातर हैवीवेट शेयरों में आज मजबूती रही, जिन्होंने बाजार को ऊपर खींचा। डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत हो रहा है। इससे पहले ट्रंप ने टैरिफ पर 90 दिनों की अस्थायी रोक का ऐलान भी किया था, जिसका पॉजिटिव असर बाजारों पर दिख रहा है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, यानी सुप्रीम कोर्ट का अपडेट आपको दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक यूपी सरकार को फटकार लगाने का सिलसिला जारी है। बुलडोजर और कानून की गलत धारा लगाने के बाद आज बाल तस्करी पर योगी सरकार को सुप्रीम डांट का सामना करना पड़ा।
बच्चों को तस्करी के मामले में यूपी सरकार की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। यहां तक कह दिया कि ऐसा लगता है कि कोई गंभीरता नहीं है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने बाल तस्करी रोकने और ऐसे अपराध से निपटने पर राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए। पीठ ने कहा कि सभी राज्य सरकारें सिफारिशों पर गौर करें और उसे जल्द से जल्द लागू करें। निर्देशों को लागू करने में किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा और इसे अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि देश भर के हाई कोर्ट बाल तस्करी के मामलों में लंबित मुकदमों की स्थिति के बारे में जानकारी लें। इसके बाद 6 महीने में मुकदमा पूरा करने और रोजाना सुनवाई करने के निर्देश भी जारी किए जाएं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी की अंग्रेजी माध्यम की किताबों के नाम हिंदी में रखने पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। इस मामले पर तमिलनाडु पहले से ही विरोध कर रहा था, लेकिन अब केरल में भी विरोध शुरू हो गया है। दरअसल एनसीईआरटी ने अंग्रेजी माध्यम की कई नई किताबों को रोमन लिपि में हिंदी नाम दे दिए हैं। नाम बदली गई किताबों में अंग्रेजी पुस्तकें भी शामिल हैं। कक्षा 6 की अंग्रेजी की किताब हनी सकल का नया नाम पूर्वी कर दिया गया है। पूर्वी हिंदी शब्द है जिसका अर्थ पूर्व दिशा है। शास्त्रीय संगीत में एक राग का भी नाम पूर्वी है। इसके अलावा कक्षा 1 और 2 की किताबों को अब मृदंग और कक्षा 3 की किताबों को संतूर नाम दिया गया है। इसी तरह कक्षा 6 की अंग्रेजी माध्यम की गणित की किताब मैथमेटिक्स का नाम गणित प्रकाश कर दिया गया है। इस मामले पर TV9 भारतवर्ष ने दिल्ली में कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से भी बात की। अभिभावकों ने कहा कि असली उद्देश्य पढ़ाई है, किताबों के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं कुछ शिक्षाविदों ने भी कहा कि अनावश्यक विवादों से परहेज किया जाना चाहिए। तो इस किताब का नाम इंग्लिश में रहे या हिंदी में रहे, आपको कोई समस्या? बच्चे ने कभी कोई कंप्लेंट की? नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं की। भाषा का प्रश्न बहुत ही एक संवेदनशील प्रश्न है और हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा कोई भी कार्य न किया जाए जिससे किसी को ये कहने का अवसर मिले कि हमारे साथ कोई गलत काम किया जा रहा है। ये कतई नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा एक लड़की है, 7 में पढ़ती है, छोटी 6 में पढ़ती है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोर्स तो वही रहता है, सब कुछ वही रहता है। पढ़ने लिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी, उसमें भी कोई। मैंने नई शिक्षा नीति को पूरी तरह पढ़ा है और नई शिक्षा नीति में कहीं पर ये बात नहीं कही गई है कि हिंदी को थोपा जाए। उन्होंने 3 भाषा सूत्र की बात कही है जो सर्व स्वीकार्य है, संसद से स्वीकार्य है, कैबिनेट से स्वीकार्य है और बच्चों के हित में है। और अब फिक्र कर लेते हैं आपकी सेहत की। देश की राजधानी दिल्ली की हवा वैसे तो पहले से ही काफ़ी ख़राब है और सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन केंद्र सरकार के एक बहुत ही सीनियर मंत्री ने दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर बहुत गंभीर और चिंताजनक बात कह दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश की राजधानी में प्रदूषण को लेकर आगाह करते हुए क्या क्या कहा, पहले वो बड़ी बातें आइए आपको दिखाते हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि अगर कोई शख्स 3 दिन दिल्ली में रह ले तो उसे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति की औसत आयु कम से कम 10 साल कम हो रही है। गडकरी ने कहा कि दिल्ली और मुंबई दोनों ही पोल्यूशन को लेकर रेड जोन में है। ऐसे में हवा और पानी के प्रदूषण से हमें निपटना होगा। नितिन गडकरी ने पिछले साल दिसंबर महीने में भी कहा था कि पोल्यूशन के कारण वो दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि यहां आने के बाद उन्हें अक्सर संक्रमण हो जाता है। इस बार नितिन गडकरी ने मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि प्रदूषण और पर्यावरण के मुद्दे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दिल्लीमध्ये अशी स्थिती आहे की दिल्ली पूर्ण प्रदूषणाची लेवल एवढी मोठी आहे की 3 दिवस राहिलो तर आपल्याला इन्फेक्शन होतं। आज दिल्लीमध्ये या प्रदूषणामुळे ॲव्हरेज माणसाचं आयुष्य हे 10 वर्षांनी कमी होईल असा वैद्यकीय निष्कर्ष काढला गेला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जो चेतावनी दी है वो बातें कई रिपोर्ट्स में पहले भी बताई जा चुकी है। हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में कौन सी वजहें प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। IIT कानपुर ने कुछ साल पहले दिल्ली NCR के प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी जिम्मेदार सड़क की धूल है, जिसे सबसे ज्यादा 38% प्रदूषण होता है। इसके बाद 20% प्रदूषण गाड़ियों के धुएं से होता है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं का हिस्सा 11% है। निर्माण कार्यों के कारण लगभग 10% वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा कचरा जलाने से 9% और घरेलू ईंधन से 8% वायु प्रदूषित होती है।
बाकी स्रोत 4% का योगदान करते हैं, जिनमें पटाखे सहित अन्य कारण भी शामिल हैं। आज प्रदूषण दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन गया है। जरूरत है कि सरकार भी इसे लेकर ठोस कदम उठाए। फिक्र में अब बात उस दुर्लभ हीरे की जिसने अपने नाम और शोहरत से दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजाओं की आंखों को भी चकाचौंध कर दिया था। किसी दौर में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की ऐतिहासिक समृद्धि की विरासत से जुड़ा दुर्लभ हीरा गोलकोंडा ब्लू पहली बार नीलामी में बिकने जा रहा है। गोलकोंडा ब्लू डायमंड की नीलामी 14 मई को जिनेवा में होने जा रही है। गोलकोंडा ब्लू 23.24 कैरेट का चमकदार नीला हीरा है। यह अब तक खोजे गए सबसे मूल्यवान और दुर्लभ नीले हीरों में से एक है। गोलकोंडा ब्लू डायमंड भारत की मशहूर गोलकोंडा की खदान से निकला था। ये दुर्लभ डायमंड किसी जमाने में इंदौर के महाराजा यशवंत राव होलकर द्वितीय के पास होता था। अमेरिकी जौहरी हैरी विंस्टन ने साल 1947 में ब्लू डायमंड को खरीदा था। इस हीरे की कीमत करीब 430 करोड़ रुपए आंकी गई है। नीलामी करने वाली कंपनी का कहना है कि इतना खास और दुर्लभ हीरा बहुत ही कम बिकने के लिए आता है। गोलकोंडा ब्लू डायमंड की नीलामी भारत के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दुर्लभ हीरे की वजह से दुनिया भर में एक बार फिर से भारत की ऐतिहासिक समृद्धि की चर्चा होने लगी है।